वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हैं 212 लगभग क्वेश्चन पीवाई की सीरीज के कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमें बात करनी है अपने अगले क्वेश्चन नंबर की। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया गया है, लीजिए यहाँ पे 213 नंबर का आपके पास में सेंटेंस क्वेश्चन ये दिया गया है। Who became the king of England in 1660? तो अगर हम बात करते हैं 1660 की, तो किंग ऑफ इंग्लैंड जो था कौन बना था, तो हम ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स सेकेंड जो था वो हमारा क्या था, किंग था। और इसका जो एरा रहा है वो कब से कब तक रहा है, चलिए अपन इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें 29 मई की, 29 मई 1630 से 6 फरवरी 1685, ठीक है, 6 फरवरी 1685 तक रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, द रेनेसांस मेड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द रोमांटिक पोएट्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, निम्नलिखित में से फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन रही है, तो ऑप्शन नंबर सी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गौरबडू। आगे देखते हैं, Gorbodu, also titled Ferex and Porex, is the first English tragedy which was published in 1561. It was written by Thomas Norton and Thomas Sackville. ठीक है, थॉमस सेक्वेल, थॉमस नॉर्दन के द्वारा ये जो है वो लिखी गई है। थॉमस सेक्वेल की बात करते हैं, ये थॉमस सेक्वेल है, और थॉमस नॉर्दन की बात करते हैं, थॉमस नॉर्दन है। और ये कब पब्लिश हुई है, 1561 में पब्लिश हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग, बैटल ऑफ हेस्टिंग में जो इंग्लैंड का नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ है इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, वो की एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, महत्वपूर्ण लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इज अकर्ड इन द ईयर, ये किस साल हुआ था, तो अगर हम बात करते हैं 1066 की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is regarded as the first translator? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांसलेटर की, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रांसलेटर की ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। तो आगे बात करते हैं हम इनके आंसर की, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जॉन बाइक्लेफ इज रिगार्डेड, जॉन बाइक्लेफ इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। और कब, 14th सेंचुरी में भाई, कब, 14th सेंचुरी में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475 एट, तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विलियम कैक्सटन सेट अप फर्स्ट इंग्लिश प्रेस इन इंग्लैंड 1475 एट वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, What is the significance of the name The War of the Roses? जो War of the Roses है उस नाम का क्या महत्व है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा गाइस, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द राइवल फैक्शंस इन द वॉर वर सिंबलाइज्ड बाय रेड एंड व्हाइट रोज रिस्पेक्टिवली। देखो गाइस, अगर हम वॉर ऑफ द रोजेस की बात करें, तो वॉर ऑफ द रोजेस में दो आपके पास में दो घर होते हैं, दो राजशाही घराने होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनमें गृह युद्ध होता है, मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं। और लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, राजगद्दी को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो एक को न वो रेड रोज से काउंट करते हैं और एक को वो व्हाइट रोज से काउंट करते हैं। तो इस तरीके से वो वॉर ऑफ द रोजेस की कहानी बनती है। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, वो कहानी क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वॉर ऑफ द रोजेस 1455 1805 इज द नेम गिवन टू अ सीरीज ऑफ सिविल वॉर। यह एक सीरीज है सिविल वॉर की बिटवीन टू रॉयल फैमिलीज, दो राजशाही घरानों की, विथ राइवल क्लेम टू द थ्रोन, जो कि लड़ाई झगड़ा करते हैं किसके लिए, राजगद्दी के लिए। द यॉर्क एंड द लैंकास्टर। अब वो कौन कौन से दो राजशाही घराने हैं, एक यॉर्क है और एक लैंकास्टर्स है, ठीक है। द वॉर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम टू रोजेस, और ये वॉर जो है वो दो रोज के नाम से रखी गई है, दैट सिंबलाइज्ड रिस्पेक्टिवली द हाउस ऑफ द लैंकेस्टर। जो हाउस ऑफ द लैंकेस्टर है उसको रेड रोज से सिंबलाइज किया गया है, एंड यॉर्क है उसको व्हाइट रोज से सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है द स्पेनिश आर्माडा वाज डिफीटेड इन द ईयर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, डी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। द स्पेनिश आर्माडा वाज डिफीटेड इन द ईयर ऑफ 1588। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, who has been referred to as the high priest of romanticism। ठीक, अब किसे भाई who has been referred, किसको रेफर किया गया, द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। कॉलरिज, कॉलरिज को भाई डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ रोमांटिसिज्म वाज, जो रोमांटिसिज्म की एज है वो कहां से कब तक रही है, तो ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा गाइस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1800 से 1850 तक ही रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न द नेचर, जो आंदोलन रहा है नेचर की तरफ लौटो, हैज टू डू विथ। ठीक है, ये कब हुआ है भाई, तो आगे हम बढ़ते हैं, बी ऑप्शन हमारा इज करेक्ट हो जाएगा। द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोएट्री इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ रिटर्न टू नेचर। ठीक है, इंग्लिश पोएट्री की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वॉन द नोबेल प्राइज, निम्नलिखित में से कौन से राइटर ने नोबेल प्राइज नहीं जीता है, तो हम ऑप्शन नंबर बात करते हैं टी.एस. एलियट, मुल्कराज आनंद, विलियम फॉकनर और यहाँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, मुल्कराज आनंद हैज नॉट बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। टी.एस. एलियट गॉट इट 1948, विलियम फॉकनर 1949, अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1954 में इनको मिल चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुल्कराज आनंद की, तो मुल्कराज आनंद जी को अभी तक नहीं मिले हैं नोबेल प्राइज। आगे बात करते हैं, व्हाट डज द एब्रिविएशन, यहाँ पे जो एलपीसी लिखा है इस एलपीसी नहीं है, यहाँ पे एलपीसी की जगह हमें आईपीसी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आईपीसी की, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, व्हाट डज द एब्रिविएशन आईपीसी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में आईपीसी का मीनिंग जो है वो क्या है, हमें ये बात करना है। तो इंडियन पेनल कोड, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसका हम देख लेते हैं एक बार एनालिसिस। तो एनालिसिस में बताया क्या जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं आईपीसी मीन इंडियन पेनल कोड, इट इज द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, इट वाज एनेक्टेड ऑन 6 अक्टूबर, ये 6 अक्टूबर 1860 को एनेक्ट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इट हैड बीन पार्ट ऑफ नेल्सन प्रेयर्स, ये नेल्सन की प्रेयर्स का एक छोटा सा पार्ट था। दैट द ब्रिटिश फ्लीट माइट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री विच ही एक्सेप्टेड, व्हाट वाज नेल्सन ड्रीम, नेल्सन का जो ड्रीम था वो क्या था, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लो भाई, बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेल्सन प्रेयर वाज नॉट फॉर विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश फ्लीट, इनफैक्ट ही वाज होपफुल ऑफ द विक्ट्री बट ही वांटेड दैट द विक्ट्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ह्यूमैनिटी, दैट इज शुड बी यूजफुल टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए यूजफुल रहे। अगला सेंटेंस हमारे पास में, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, पीरियड बिटवीन 700 and 1715 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। तो अगर हम बात करते हैं अगस्टिन, द ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ रोबिन्सन क्रूसो, रोबिन्सन क्रूसो के जो ऑथर रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा गाइस, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए इसके एनालिसिस पे बढ़ लेते हैं। रोबिन्सन क्रूसो इज अ नॉवेल बाय डैनियल डेफो, first published on 25th April 1719. It was Defoe's first full narrative and his most popular, appearing to both middle class and aristocratic readers. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे, द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे किसे बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेकन को बोला गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स wrote his finest poetry in the form of the dramatic monologue। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए दोस्तों, ये जो है आपको क्वेश्चन सीरीज मिल रही है, PYQ सीरीज मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। आपको जितने भी आपके कांटेक्ट में जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को PYQ सॉल्व करा सकूँ। ठीक है, तो आप लोगों को फिर भी सपोर्ट करना है साथ में। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत जा रही है, क्लासेस किस तरीके से चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में गाइस बता सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश नोवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द। अभी कब मॉडर्न फॉर्म है भाई, तो अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, 18th सेंचुरी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन से राइटर ने नोबेल प्राइज जो है नहीं जीता है। अगर हम बात करते हैं जेम्स जॉयस की, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है, जेम्स जॉयस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जीत चुके हैं, जॉन ग्लसवर्थी जीत चुके हैं, विलियम बटलर रीड्स भी जीत चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कब मिला था भाई, 1925 में। जॉन ग्लसवर्थी की 1932, WB ईट्स 1923। जेम्स जॉयस डिडंट विन द नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कंक्वर्ड इंग्लैंड इन 1403 BC। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्लॉडियस की, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। इन 43 AD द एम्परर क्लॉडियस resumed द वर्क ऑफ सीजर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप देख लीजिएगा एनालिसिस एक बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द लीजेंड ऑफ किंग ऑथर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल इज सेलिब्रेटेड एंड मॉट द ऑथर वाई। जो किंग ऑथर रहे हैं और राउंड टेबल के जो नाइट्स रहे हैं, सूरबीर रहे हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेटेड क्या, मॉट डे ऑथर्ड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सर थॉमस मार्लो। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थॉमस मोर्स यूटोपिया इज सेट इन, जो थॉमस मोर का न्यू यूटोपिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। थॉमस मोर्स यूटोपिया इज सेट द न्यू वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो इन विच दीज लाइन्स अकर। जो कि ये लाइन कहां से ली गई है, वॉज दिस द फेस, क्या यही वो फेस है दैट लॉन्च 1000 शिप्स, जिसने 1000 शिप्स को, बहुत सारे शिप्स को क्या किया है, लॉन्च किया है, आगे बढ़ाया है। आगे द ज्यूज ऑफ माल्टा एडवर्स सेकंड द। अब बात करें डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। डॉक्टर फॉस्टस के बारे में हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोएट्स पोएट। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड और द फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड द पोएट्स पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजिडी। ठीक है, स्पेनिश ट्रेजिडी ये जो बुक है उसके ऑथर कौन रहे हैं, जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा गाइस, सी। द स्पेनिश ट्रेजिडी ऑफ Hieronymus is made again is the Elizabethan tragedy written by Thomas Kidd between 1582 and 1592। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following translated Homer's The Iliad and the Odyssey। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, जॉर्ज चैंपेन ट्रांसलेटेड। आगे बढ़ते हैं, which of the following poems was written by John Dryden in praise of the restoration and monarchy। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, निम्नलिखित में से कौन सी पोएम है जो रिटर्न की गई है जॉन ड्राइडन के द्वारा, इन प्रेज, ठीक है, प्रशंसा में, ऑफ द रेस्टोरेशन एंड मोनार्की, ठीक है, पुनर्जागरण में और राजशाही में। तो कौन सी की गई है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन जो है गाइस वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, पॉप इन हिज लेटर टू एरावेला। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर टू एरावेला की। इन द रेप ऑफ द लॉक स्टेट दैट ही बोरोड हिज सुपरनेचुरल मशीनरी फ्रॉम। ठीक है, क्या बताया गया है कि वो उधार लेता है सुपरनेचुरल मतलब अलौकिक मशीनरी। ठीक है, कहां से, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर हमारे बी की, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोरोड इज सप्लीमेंट मशीनरी होना, रोशी क्रूशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है गाइस? अगला क्वेश्चन है द सरफेस नैरेटिव ऑफ ड्राइडेंस, एब्सलोम एंड एसिटोफिल इज टेकन फ्रॉम। कहां से लिया गया है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज गाइस करेक्ट। बढ़ते हैं हम अपने डी ऑप्शन की तरफ। द सरफेस नैरेटिव ऑफ ड्राइडेंस, एब्सलोम एंड एसिटोफिल इज टेकन फ्रॉम द बाइबल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इन एस.टी. कॉलरेज पोएम, एस.टी. कॉलरेज की पोएम में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, अ कॉज फॉल्स ऑन द शिप बिकॉज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इन एस.टी. कॉलरेज पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर 1797-1798, curse falls on the ship because the mariner shoots an albatross. The rhyme of the ancient mariner related the experience of a sailor who has returned from a long sea voyage. अब यहाँ पे जो है एस.टी. कॉलरेज की पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसमें मोस्टली सेलर के बारे में बात की गई है जो कि बड़े लंबे समय से अपने वापस घर आता है। हॉरेस वॉलपोले और या हॉरेस वॉलपोल एंड एन रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर्स ऑफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा गाइस। हॉरेस वॉलपोल एंड एनी रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर्स गोथिक नोवेल्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन गाइस हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेविथान इज द फेमस वर्क बाय। जो लेविथान वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लेविथान इज अ बुक रिटन बाय थॉमस हॉब्स। कब लिखा गया? 1588 से 1679 के बीच में, और पब्लिश कब हुआ? 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय बेन जॉनसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन इज करेक्ट। पब्लिश्ड इन 1623 बाय बेन जॉनसन, इट इज रिटन बाय जॉन वेबस्टर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में, कैवलियर पोएट्स सपोर्टेड वॉर। जो कैवलियर पोएट्स है, ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैवलियर पोएट इज अ बोर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी हु केम 16 कब आए थे? 16th सेंचुरी फ्रॉम द क्लासेस द सपोर्टिंग किंग चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग is the best known for his lyrics, dramatic monologue और elegies। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 एंड 1889 was an English poet, बिल्कुल इंग्लिश पोएट थे एंड प्ले राइट भी थे, whose mystery of the dramatic monologue made him one of the foremost Victorian poet. His poems are known for their irony, characterization, historical settings, and challenging vocabulary and syntax. Next question है, epithalamion birds, epithalamion is a poem written to celebrate a। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एडमंड स्पेंसर्स epithalamion is an ode written to his bride Elizabeth Boyle on their wedding day in 1594। अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। आज हमारे 250 क्वेश्चन जो है गाइस वो कंप्लीट होते हैं। PYQ 250 PYQ जो है वो कंप्लीट होते हैं। इन ग्रीक मैथोलॉजी एफ्रोडाइट इज द गॉडेस ऑफ आर सन, थिक दैट इमेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एफ्रोडाइट इज द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ब्यूटी, प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन। तो गाइज यहाँ पे हमारे 250 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, और आगे हम लगभग, हमने आपसे जैसा कि बोला था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की लगभग आपको कितने क्वेश्चन, लगभग 300 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों आपको साथ में हमारे बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है, और जहाँ पे भी आपको जैसे चीज़ें कुछ नहीं लग रही हैं, मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी PYQs लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे PYQ आपको लेके आऊँ। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये केवल और केवल आपको लिसनिंग के लिए है, आपको बढ़िया देखना है और सुनना है बस। ठीक है, सारे के सारे PYQ को अच्छे से, और अगर हो सके तो यहाँ से वन लाइनर फैक्ट आप बना सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, बाकी का हम कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को, अगर अच्छी लग रही है आपको तो, और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।